हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर 2 के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल मतलब होलोस्फियर, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स गिनने वाले हैं। लेकिन लेक्चर 2 देखने से पहले आपको लेक्चर 1 देख लेना है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ पे मजा आएगा, बरोबर है। चलो लेक्चर देखने बैठो तब दिमाग पूरा ओपन रखना। सर एक एक वर्ड्स जो भी बोले उसको ध्यान से देखो, सोचो समझो, दिमाग में सेट कर लो। बिना टाइम लॉस के आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक लास्ट में थियरी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस पे हमने कुछ लिखा था यहाँ पे कि भाई कोई Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना, तो हमने बोला था V इज इक्वल टू KQ/R। लेकिन मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, डैश डैश डैश। इसका यहाँ से ये जो पॉइंट है P, उसका यहाँ से डिस्टेंस है R1, यहाँ से डिस्टेंस है R2। तो यहाँ का टोटल पोटेंशियल क्या होगा? तो जितने पोटेंशियल्स होंगे वो सबका हम एल्जेब्रिक सम लेते थे। तो ये Q1 का होगा पोटेंशियल कि Q1/R1 प्लस इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा KQ2/R2, कोई तीसरा होगा तो KQ3/R3। इन शॉर्ट, if system is made up of many point charges and we have to find the potential, then we make algebraic sum of all independent potentials। सभी potentials का हम क्या करेंगे? algebraic sum करेंगे। हाँ कि नहीं? तो हमने यही पढ़ा था। तो चलो जीवन में आगे बढ़ता है एक नई थियरी के साथ। चलो किसका? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थियरी। ये जो थियरी है वो क्या है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थियरी। याद रखो कितने मार्क्स? 3, अरे 3 to 4 मार्क्स। एक दो बार सिलेबस में बोर्ड की एग्जाम में 3 मार्क्स में भी आ चुकी है, 4 मार्क्स में भी आ चुकी है, सेक्शन डी में भी आ चुकी है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, आपको कोई भी हिसाब से आनी चाहिए तो आपके 3 या 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, या तो बोल सकते हैं कि भाई ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो तो सीधे पहले डायपोल को याद करते हैं। भाई डायपोल क्या थी? याद करो। डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज था -Q, एक पॉजिटिव चार्ज था, थोड़ा नीचे से ड्रॉ करता हूं, ये -Q चार्ज था, यहां पे एक +Q चार्ज था, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था, क्या हमने ले लिया था 2a। और मान लो कि ये डायपोल का मिड पॉइंट है O। डायपोल की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो हमको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ये डायपोल क्या करेगी? ये डायपोल अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है P। ये पॉइंट क्या है? P, जिसका पोजीशन वेक्टर बोले कहां से? डायपोल के मिड पॉइंट से। डायपोल के मिड पॉइंट पे हम ओरिजिन ले लेते हैं, और वहां से P पॉइंट का डिस्टेंस बोलो तो R, और पोजीशन वेक्टर बोलो तो R होगा। और ये पोजीशन वेक्टर डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। सही है, सोच सकते हो इतना। दैट इज अ डायपोल P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट कंसीडर करो P जिसका पोजीशन वेक्टर R है, और वो डायपोल मोमेंट के साथ कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। चलो मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट P जो है वो प्लस क्यू से R1 डिस्टेंस पे है, और ये जो आपका -Q है वहां से R2 डिस्टेंस पे है। पोजीशन वेक्टर बोले तो R1, +Q से डिस्टेंस बोले तो R1 ले लेंगे। वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर है, वैसे ही -Q से डिस्टेंस है R2। ये ओरिजिन,
ये टोटल डिस्टेंस 2a, तो हम यहां से ये डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये वेक्टर बोल सकते हैं ए वेक्टर। यहां से ये जो वेक्टर बना उसको बोलेंगे ए वेक्टर, और ये उसका ऑपोजिट है तो इसको बोलेंगे माइनस ए वेक्टर। देखो हम इसको सिंपल तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमको एनसीईआरटी बुक्स में जो लिखा है, जीएससीबी में, जीएससीबी की बोर्ड की एग्जाम में हमको उसी पैटर्न से उसको प्रूव करना है, मतलब ध्यान रखो। क्लियर हो गया यहां तक? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो थियरी लिखते कैसे है, थियरी लिखते कैसे है, बराबर? चलो लिखेंगे, कंसिडर अ पॉइंट P in electric field of इलेक्ट्रिक डाइपोल, पर डाइपोल का नाम दे देते हैं P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि इसमें एक प्लस क्यू चार्ज है, इसमें एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों आ जाएंगे, बराबर है। कंसिडर पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स पोजिशन वेक्टर is r with respect to midpoint of dipole moment, midpoint of dipole. It makes theta angle with dipole moment. चलो बोल दिया हमने कि भाई पी पॉइंट कंसिडर किया जिसका पोजीशन वेक्टर आर है ओ के रिस्पेक्ट में, और आर पोजीशन वेक्टर डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो चलो डायरेक्ट, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, भाई P पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो P पे कौन कौन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, भाई एक तो प्लस Q करेगा, तो यहां पर आपको दो पोटेंशियल का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। एक ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, एक ये करेगा। इसका पोटेंशियल क्या, तो हम लिख सकते हैं के क्यू बाय आर, के क्यू, लेकिन हम के की जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, लेकिन यहां पर Q1 नहीं, Q अपॉन R1, क्योंकि आपका ये चार्ज है Q। इसका पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, तो बोल सकते हैं K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R2। तो चलो यहां से कॉमन क्या निकल जाएगा, सोचो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकल गया, और यहां पे रहा 1/R1 माइनस 1/R2। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया? पक्का? तो P पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका जनरल फॉर्मूला। अभी समझो आप कि यहां पर हमने प्लस Q से डिस्टेंस लिया R1, माइनस Q से डिस्टेंस लिया R2, लेकिन हमको जो फाइंड करना है वो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है R, उसके फॉर्म में लाना है इसको, और दूसरा डाइपोल की डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लाना है। तो हमको यहां पे फाइंड करना पड़ेगा 1/R1 और 1/R2। तो हम डायग्राम से कुछ हिंट लेके R1 और R2 को R और A के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। सही है? तो हमको यहां पे अभी कैलकुलेट क्या करना है, 1/R1 और 1/R2। चलो अभी देखते हैं। फ्रॉम फिगर, भाई फिगर से ये लिख सकते हैं, देखो तो ये आपका है ओरिजिन, यहां से ये वेक्टर है A, इस वेक्टर के हेड पे ये वेक्टर का टेल है, तो फिर यहां से ये कनेक्ट करेंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा R, वो ये दोनों का एडिशन होगा। याद करो 11th वेक्टर के एडिशन की ट्रायंगल मेथड, जिसमें एक वेक्टर था A, दूसरा वेक्टर था B जो इसके हेड से स्टार्ट होता था, और ये दोनों हो गए, फिर हम पहले के टेल और लास्ट के हेड को ज्वाइंट करेंगे, तो ये जो देगा वो आपको रिजल्टेंट देगा A और B का, A प्लस B देगा। हाँ कि नहीं? याद आया? और जो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू A प्लस B है, तो वो वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा था R इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखा था याद हो तो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। जो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। याद करो 11th में ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए था।
सही है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, यहां तक तो अपनी बात क्लियर हो गई। अभी फिगर से क्या देखेंगे, देखो तो भाई यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, ये आपका वेक्टर है ए, इसके हेड पे ये, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस R1 इज इक्वल टू आपका आर हो जाएगा। तो R1 को सब्जेक्ट बनाओ तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे, R1 को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे R1 इज इक्वल टू आर माइनस ए। एंड पता चला कैसे आया, ए प्लस R1 इज इक्वल टू आर, तो R1 क्या हो जाएगा, ए ऑपोजिट चला जाएगा तो आर माइनस ए। चलो यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, सोचो फिर से, यहां से ये कौन, माइनस ए, इसके हेड पे इसका टेल मतलब R2, और फिर ये दोनों ड्रॉ हो गए, फिर हमने ये वेक्टर खींचा तो वो मिल जाएगा R। तो R2 को सब्जेक्ट बना दोगे, फिर R2 को सब्जेक्ट बना दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, R2 इज इक्वल टू आर प्लस ए हो जाएगा। इस माइनस ए को ऑपोजिट भेज दो तो प्लस ए हो जाएगा। तो फिगर से हमने लिखा कि R1 कौन, तो R माइनस ए, और R2 कौन, तो R प्लस ए। सही है, तो ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। चलो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। चलो आगे, तो ये तो मिल गया हमको, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म थोड़ी चाहिए, हमको तो 1/R1 वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं अभी। नाउ नाउ फ्रॉम R1 इज इक्वल टू आर माइनस ए, हम क्या लिख सकते हैं भाई, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। मैंने अभी आपको बताया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो वैसे देखो आर और माइनस ए का, आर और जो ए वेक्टर है उनका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन क्या होता है, R1, तो R1 इज इक्वल टू अंडर रूट, लेकिन मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कि भाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। सही लिखा मैंने, सही लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये काम करता है, मुझको तो क्या चाहिए, 1/R1 चाहिए, ये तो R1 स्क्वायर है, मुझको 1/R1 चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2A cos थीटा अपॉन आर। देखो तो भाई मैंने सही किया, यहां से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। कोई बोलेगा सर ये आर स्क्वायर कैसे कॉमन आएगा, यहां पर तो आर स्क्वायर है, यहां पर तो है नहीं। ओके, तो एक काम कर सकते हैं भाई, यहां पर नहीं है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। यहां पर तो आर स्क्वायर है तो कॉमन निकल गया, तो वहां पे 1 ले लिया मैंने। लेकिन यहां पर नहीं था तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर का आर स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहां पे रह जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, ध्यान रखो। सिमिलरली यहां पर भी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, लेकिन नीचे आर स्क्वायर रहेगा। यहां पर एक आर ऑलरेडी है तो एक इसको काट देगा, तो यहां पे हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन आर। देख लो ध्यान से, मैं इसको रब कर देता हूं, खत्म हो गया। तो इसमें से हमने आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो हमको ये मिला, पक्का। नाउ मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर आर ग्रेटर देन 2A। भाई हम मान लेते हैं हमारी डाइपोल इतनी बड़ी नहीं है, डाइपोल काफी छोटी है, ये आपका नेगेटिव, ये आपका प्लस क्यू, और डिस्टेंस काफी बड़ा है, डिस्टेंस आर काफी बड़ा है और ये 2A डिस्टेंस काफी छोटा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, ए काफी छोटा है, तो हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर आर ग्रेटर देन 2A निग्लेक्टिंग ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। भाई इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि काफी छोटा होगा तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो अपना ये टर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन आर।
चलो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन R, और उसकी हो जाएगी 1/2 पावर। इसका तो स्क्वायर रूट R निकल गया, लेकिन इसका पावर क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर। लेकिन हमको R1 थोड़ी चाहिए, हमको तो 1/R1 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, और ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा ना नीचे 1/2 पावर। लेकिन इसको वापस ऊपर ले आता हूं, इसको वापस ऊपर ले आता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी अरे हाँ, तो ये जो हो गया उसका नेगेटिव पावर हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन आर, उसकी -1/2 पावर हो जाएगी। कैसे आई पता चला, ये पूरा टर्म नीचे गया तो 1/R, ये भी नीचे गया, लेकिन उसको वापस जब ऊपर लाएंगे तो 1 - 2a cos थीटा अपॉन आर। पक्का? आगे अभी इसका हमको क्या करना है, एक्सपांशन करना है। कौन से लॉ से? बाइनोमियल थ्योरम। मैथ्स में आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो बायोलॉजी वाले बच्चों को शायद थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन इसका इजी फॉर्म में आपको शो करता हूं। और मैथ्स वाले बच्चे भी, फिजिक्स के लिए तो यही याद रखे, फिजिक्स में आपको कभी ऐसी जो मैथ्स में बाइनोमियल पढ़े हो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ऑलमोस्ट। ये जो मेथड है उसको अप्लाई कर दो, हो जाएगा। चलो हम यहां पे क्या कर सकते हैं भाई, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम एंड neglecting terms with more than 1 पावर। भाई एक से बड़ी पावर जो है उसके टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे, याद रखना। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा मैं आपको शो करता हूं। देखो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना लिख दो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहां पर ये जो टर्म है 1/R1, तो वो तो वैसे का वैसा रहेगा, तो मैं लिखूंगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R। अभी इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, याद रखो ये जो टर्म है उसकी -1/2 पावर है, ये जो टर्म है उसकी -1/2 पावर है। आपका फर्स्ट टर्म 1 होगा तो वो 1 ही होगा, आपका फर्स्ट टर्म जो 1 है तो वो 1 ही होगा। सही है? चलो अभी दूसरे टर्म में क्या करना है, दूसरा टर्म क्या करना है भाई, ये जो माइनस जो उसकी पावर है, प्लस माइनस जो भी हो, प्लस माइनस जो भी हो, वो पावर उसकी प्रोडक्ट में आ जाएगी, ये पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी। किसके प्रोडक्ट के साथ? इसका जो दूसरा टर्म है उसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो -1/2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 और 2 निकल गया। तो आपका दूसरा टर्म क्या हो जाएगा भाई, दूसरा टर्म हो गया प्लस a cos थीटा अपॉन r। पता चला कैसे? और बाकी के टर्म्स को आपको निग्लेक्ट कर देना है। फिर से एक बार कैसे आया, आपका जो फर्स्ट टर्म है उसको वैसे ही रखो 1, सेकेंड टर्म जो है उसके साथ पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1/2, 2 गया, और बाकी के टर्म्स को आपको निग्लेक्ट कर देना है। तो हो क्या जाएगा, 1/R ब्रैकेट में 1 माइनस -1/2 मतलब प्लस हो गया, 2 निकल गया, तो रह गया a cos थीटा अपॉन r। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहां पे एक इक्वेशन लिया, r1 वेक्टर इज इक्वल टू r माइनस ए, इसका स्क्वायर किया, फिर आर स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर जो ये टर्म था उसको निग्लेक्ट कर दिया, r1 स्क्वायर मिला, उसका स्क्वायर रूट लिया, उसका रेसिप्रोकल किया, पावर आई, उसका क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम से हमने उसका एक्सपेंशन किया, और फिर हमको ये मिला। सिमिलरली फ्रॉम, चलो हमने दूसरा भी R2 भी फाइंड करना है, और R2 क्या था, R प्लस ए। तो यहां पर देखो तो R1 क्या था, R माइनस ए। भाई माइनस था, माइनस था, माइनस था, माइनस था, माइनस था, माइनस था, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आगे आके इसको प्लस कर दिया। तो अभी सोचो ये प्लस है, माइनस था तो प्लस आया, तो प्लस होगा तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अभी 1/R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/R ब्रैकेट में 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r। इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल देते हैं। पता चला कैसे आया, R1 इज इक्वल टू R माइनस ए था, तो ये आया यहाँ पे प्लस, तो R2 इज इक्वल टू R प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा।
सही है। तो हमने इक्वेशन 2 और 3 फाइंड कर लिए जिसमें R1 R2 हमको मिल गए और हमको अभी पोटेंशियल फाइंड करना था। तो ये इक्वेशन में 1/R1 और 1/R2 को 2 और 3 से रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। चलो P पॉइंट पे पोटेंशियल Q क्या, Q अपॉन 4πε0 1/R1। भाई 1/R1 मतलब ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/R प्लस a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। भाई 1/R1 लिखना है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना मैं, तो 1/R1 प्लस a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस करना है क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 1/R माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। देख सकते हो कि 1/R माइनस 1/R निकल जाएंगे। सो v इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया Q अपॉन 4πε0। इसको लिख सकते हैं 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। सही लिखा मैंने, a cos थीटा ये रहा, सेम टर्म है, तो 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर इसको ठीक से लिखना है तो ऐसे लिखे v इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2a लिख लो इसको दे देता हूं cos थीटा और यहां पे कौन R स्क्वायर। लेकिन यहां पर लिख सकते हैं बट Q इंटू 2a इज इक्वल टू P, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको P लिख ले तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखो ये अपना फॉर्मूला आ गया। इसको और ठीक से लिखना है तो हम क्या बोलेंगे पता है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि 1/4πε0 को तो हम क्या बोलेंगे, 1/4πε0 को तो क्या बोलेंगे K, तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो आपको कोई पूछे कि भाई एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है P, उसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे जो उसकी डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो फॉर्मूला आप बोल सकते हो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। आप यहां पे आके थियरी कंप्लीट कर सकते हो। कितने मार्क्स की थियरी, 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकती है। थ्योरी कंप्लीटेड, यहां तक सिंपल। 3 मार्क्स में पूछेंगे तो शायद इतना आएगा। अभी हो सके शायद वो स्पेशल केसेस भी यहां पे थोड़े डिस्कस करें। बस स्पेशल केसेस की जब जब बात आएगी तो सिर्फ 2 चीजों पे होगी, एक डाइपोल की एक्सिस पे और दूसरा होगा डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। तो चलो हम यहां पे देख लेते हैं। नाउ ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, बट डाइपोल की एक्सिस पे जाएंगे। चलो तो सोचो ये डाइपोल है, उसकी एक्सिस मतलब क्या, ये लाइन। आप यहां पे पॉइंट रखोगे तो यहां से आर वेक्टर उसकी डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, पोजीशन वेक्टर यहां पर है तो थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन आप पी पॉइंट यहां पर ले लोगे तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। और सिमिलरली आप यहां पर पॉइंट ले लो नीचे, तो डाइपोल मोमेंट पोजीशन वेक्टर के साथ 180 डिग्री एंगल बनाएगा। तो जो कोई एक्सिस का पॉइंट है जहां पे थीटा क्या हो रहा है, 0 और 180 डिग्री, तो आप पोटेंशियल क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू cos 0 लिखूंगा मैं, cos 0 तो 1 मिलेगा, cos 180 डिग्री लिखूंगा तो -1 मिलेगा। तो आपको यहां पे प्लस और माइनस मिलेगा 1/4πε0। क्या लिख सकते हैं यहां पे, P अपॉन R स्क्वायर। सिंपल चीज है यार। आप यहां पर देखोगे तो यहां पे पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, एक प्लस क्यू करेगा, एक माइनस क्यू करेगा। प्लस क्यू इसके क्लोज है, मतलब डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और ये कम करेगा, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा, तो रिजल्टेंट आपको पॉजिटिव मिलेगा। उसका उल्टा सोचो कि मानो कि इस साइड पे आपका पॉइंट है तो नेगेटिव के क्लोजर है, तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव कम है, तो रिजल्टेंट आपको नेगेटिव मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा। चलो दूसरा, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, कहां पे फाइंड करना है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो
तो थीटा क्या ले सकता है भाई, इक्वेटोरियल लाइन मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर भाई इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन यहाँ पर। तो सोचो जितना पॉजिटिव से डिस्टेंस होगा उतना नेगेटिव से डिस्टेंस होगा, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल उतना नेगेटिव पोटेंशियल, तो टोटल नेट पोटेंशियल क्या हो गया 0। या तो फिर ये भी सोच सकते हो कि जो यहाँ पर पॉइंट है तो एंगल आपका 90 डिग्री बन गया, तो 90 यहाँ पे रखोगे तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने एक्सिस के लिए लिखा, और यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे लिखेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो जो स्पेशल केसेस बोले तो इसको इंक्लूड करना है, नहीं बोला है तो यहाँ पे थियरी खत्म कर दो। लेकिन जो आपको स्पेशल केसेस डिस्कस करने को भी बोला है तो आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया पक्का बच्चों, हाँ कि नहीं, पक्का। तो ये थियरी आपको आनी चाहिए। चलो यहाँ पे नोट कर ले थोड़ी नोट। भाई पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, कल हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। उसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल है जो 1/r के प्रोपोर्शन में है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शन में है। लेकिन डाइपोल के लिए, पर डाइपोल का पोटेंशियल हमने लिखा V इज इक्वल टू क्या है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। उसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। याद रखो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल V प्रोपोर्शनल टू 1/r और डाइपोल का पोटेंशियल V प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आ जाएगा। सही लिखा मैंने, सही लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थियरी आपको 2 मार्क्स में क्लियर हो जाएगी, सॉरी 3 या 4 मार्क्स में। कैसे लिखनी है वो पूरी थियरी मैंने लिखी, इसकी नोट्स अच्छे से बनाओ, यही प्रिपरेशन करो, कोई आपका 1 मार्क भी कट नहीं करेगा, वो मेरी गारंटी है। ये सब लिख के बच्चे 98 99 मार्क्स भी लेके आए हैं, कई बार तो 100 भी लाए हैं, बरोबर है। तो याद रखो 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आए हैं, तो एक भी मार्क नहीं कटेगा उसकी गारंटी। लेकिन सारे टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल इक्वेशन सभी आ जाने चाहिए यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। तो ये हमने किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल कंप्लीट किया। एक और चीज बोल दूं मैं यहाँ पे, लीनियर क्वाड्रापोल क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूं कि लीनियर क्वाड्रापोल जैसे डाइपोल होती है वैसे क्वाड्रापोल मतलब क्या, उसमें 4 चार्ज हो गए, तो उसमें 2 डाइपोल को, एक -q प्लस q, यहां पर ही दूसरा प्लस q रखो, मतलब ये टोटल क्या हो गया, यहां पर ही दूसरा रखना है तो +2q, और ये और एक डाइपोल रख दी, तो 2 डाइपोल रखी, 2 डाइपोल्स on same axis but arranged in opposite direction। तो ये जो बनाएगा उसको लीनियर क्वाड्रापोल बोलते हैं। एक डाइपोल ये बनी -q2 प्लस q और -q2 प्लस q, 2 डाइपोल बनी, दोनों की डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लीनियर क्वाड्रापोल बोल सकते हैं। हाँ ये भी पढ़ा था हमने। पॉइंट डाइपोल किसको बोलेंगे भाई, पॉइंट डाइपोल क्या होती है याद रखो। तो डाइपोल क्या होती है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। 2 चार्ज होने चाहिए और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, 2a, एक प्लस Q चार्ज और एक माइनस Q चार्ज। तो मान लो कि ये 2 चार्ज है वो काफी बड़े हैं, Q टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, चार्जेस काफी बड़े हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो काफी छोटा है 2 पॉइंट के बीच में, और 2a जो है कितना छोटा, टेंड्स टू 0। तो ये कंडीशन के साथ आपकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम पॉइंट डाइपोल बोल सकते हैं। तो डाइपोल तो आपको पता ही है, लेकिन हमने 2 चीज पढ़ी, लीनियर क्वाड्रापोल और पॉइंट डाइपोल। तो पॉइंट डाइपोल में चार्ज बड़े होने चाहिए और डिस्टेंस काफी छोटा होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। अभी पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। बस स्फेरिकल शेल मतलब कौन होता है, होलोस्फीयर। ध्यान रखना इसकी थियरी तो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसको समझना और इसके ऊपर में जो कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक चीज ध्यान से देखनी है मैं क्या बोल रहा हूं। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे। भाई मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा स्फीयर है और ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस में बोल देता हूं r। रेडियस क्या बोल देता हूं, r।
यहां पे बोल देते हैं रेडियस आर। ये जो स्फीयर है उसने अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस किया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन है, इसको सेव कर ले बच्चों, एक बार इसको सेव कर ले, नहीं तो लाइट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो चली जाती है कई बार। ओके, तो ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका सेंटर ले लो, और मुझको इस पे, हाँ इस पे चार्ज कितना है भाई, इस पे जो चार्ज है उसको मैं क्यू बोल देता हूं, और उस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा बोल देता हूं। ये कौन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्यू उस पे चार्ज है, ये उसकी सरफेस है। हमको यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो स्फेरिकल शेल है तो यहाँ पे पूरी दुनिया 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर का पॉइंट, मतलब जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। दूसरा, जो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे होगा, लेकिन ये डिस्टेंस ग्रेटर देन आर, मतलब उसकी रेडियस से बाहर का कोई पॉइंट होगा। और तीसरा पॉइंट जो है उसकी सरफेस का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, और एक पॉइंट ये ले लो जो उसके अंदर का पॉइंट है, ये जो है वहां पर होगा आर लेस देन आर, याद रखो, बरोबर है। तो हमको 3 जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है भाई, इनफाइनाइट पे तो 0 ही होगा। हाँ, एक यहां पर, कहां पर, आर ग्रेटर देन आर, मतलब सेंटर से रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे, आउटर पॉइंट के लिए, एक सरफेस के पॉइंट के लिए, और एक सरफेस के अंदर जो पॉइंट है वहां पे फाइंड करना है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं, हम यहां पे बोल सकते हैं क्या, फॉर वन, फॉर आउटर पॉइंट, भाई आउटर पॉइंट के लिए आर क्या होगा, ग्रेटर देन आर। एंटायर चार्ज ऑफ अ शेल कैन बी assumed on its center। भाई बाहर के पॉइंट के लिए तो पूरा चार्ज हम कहां पे मान सकते हैं, उसके सेंटर पे। जो चार्ज उसके सेंटर पे है तो बाहर के पॉइंट के लिए आर ग्रेटर देन, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, आर ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल क्या होगा भाई, बाहर के पॉइंट के पोटेंशियल के लिए हमको फॉर्मूला पता है, के क्यू बाय आर। ये तो सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। ये पूरा स्फीयर का चार्ज भले यहां पर है, लेकिन जो बाहर का पॉइंट है तो इसको हमको कहां पे मान लेना है, उसके सेंटर पे। तो ये पूरा चार्ज क्यू उसके सेंटर पे रख दो, और क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हमको पता है के क्यू बाय आर। लेकिन ये जो फॉर्मूला आया वो तो क्यू के फॉर्म में आया, ये जो फॉर्मूला आया वो क्यू के फॉर्म में आया, मुझको तो सिग्मा के फॉर्म में चाहिए। तो चलो हमको पता है यहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा हमने पढ़ा है क्यू बाय ए, है ना। तो यहां पे स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, तो स्मॉल क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा कौन है, क्यू बाय ए, तो क्यू कौन है, सिग्मा इंटू ए कौन, इसकी सरफेस को हम बोल सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर एक फॉर्मूला और बनाए, चलो, तो वी आर इज इक्वल टू, के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे लिख सकता है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर। 4 पाई निकल गया, तो यहां पे फॉर्मूला बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन आर। देख सकते हो ये फॉर्मूला। तो यहां पर आपको जो फॉर्मूला मिला वो ये लिख सकते हो, कौन से पॉइंट के लिए, ये एक तो बोल दो के क्यू बाय आर, और दूसरा के क्यू बाय स्मॉल आर, या तो बोल सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये आपको पोटेंशियल मिलेगा कौन से पॉइंट के लिए, याद रखो, बाहर के पॉइंट के लिए। चलो इसको इंटरप्रेट करते हैं भाई, इसका मतलब क्या कि यहां का पोटेंशियल बना V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। मतलब इसका ये हुआ कि जब आप इनफाइनाइट से, एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल, amount of work done to bring unit positive charge from infinite to given point। मतलब यहां से यहां लाने के लिए जो वर्क होगा उसको पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, चलो यहां से यहां पे वर्क कितना हुआ भाई, यहां पर तो वर्क हुआ नहीं क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो यहां पर वर्क नहीं हो रहा है, सही है कि नहीं, यहां पर वर्क नहीं हो रहा है। हाँ, यहां पर वर्क हुआ कितना, इसके पोटेंशियल जितना, तो इसका पोटेंशियल इतना है, तो यहां पे वर्क इतना हुआ होगा, सही है। चलो अभी हम वापस कहां से आ रहे हैं, अभी हम
सरफेस पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, यहां से लेके सरफेस पे आ रहा है, इनफाइनाइट से सरफेस तक आएंगे। चलो यहां का पोटेंशियल क्या रहेगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, क्योंकि सरफेस का पॉइंट भी जस्ट आउटसाइड माना जाएगा। तो जहां पे के क्यू बाय स्मॉल आर है, यहां पे के क्यू बाय कैपिटल आर आ गया। तो इसको इंटरप्रेट करते हैं, भाई यहां से यहां तक वर्क कितना हुआ, यहां से यहां तक का वर्क कितना हुआ 0, यहां से यहां तक का वर्क कितना हुआ के क्यू बाय कैपिटल आर, हाँ कि नहीं, पक्का। तो ये उसकी सरफेस का पॉइंट है, तो मैं यहां पे बोल दूं ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। चलो देखते हैं, V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखूं, के क्यू बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर और यहां पर भी कैपिटल आर रख दो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू आर। देखो एक ये फॉर्मूला बना, ये कब बाहर का पॉइंट है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, सरफेस का पॉइंट है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जब आप पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां पे लेके आए, यहां तो वर्क हुआ नहीं, यहां से यहां पे वर्क कितना हुआ, इतना, मतलब यहां पे पोटेंशियल इतना होगा। अभी सोचो कि आप यहां से लेके जा रहे हो, यहां से कहां तक, अंदर तक, यहां तक लेके जा रहे हो, तो अभी वर्क डन क्या होगा सोचो। चलो यहां से यहां पे वर्क कितना हुआ 0, ये वर्क कितना हुआ, तो सरफेस इतना कितना हुआ, तो हमने लिखा, अभी क्या लिखा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। और फिर यहां से यहां का वर्क कितना हुआ, तो वो भी हमको पता चल गया, भाई यहां पे वर्क हुआ 0। तो यहां से जब क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, यहां से यहां पे वर्क हुआ के क्यू बाय आर, और हमको पता है कि स्फेरिकल शेल है, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर में सब चार्ज उसकी सरफेस पे होता है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 होता है। मतलब यहां से यहां तक लाओगे तब यहां से यहां पे वर्क 0 हुआ, यहां से यहां का वर्क इतना हुआ, और यहां से यहां का वर्क 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहां से यहां तक लाने में टोटल इतना ही वर्क हुआ, कितना, जितना उसकी सरफेस तक लाने के लिए हो रहा था उतना ही। मतलब यहां का पोटेंशियल भी क्या बैठेगा, भाई यहां का पोटेंशियल भी सरफेस जितना ही बैठेगा। कितना बैठेगा, सरफेस जितना। तो हम 3 बोल सकते हैं, एट इनर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देयरफॉर एनी पॉइंट inside shell has same potential equal to its surface। उसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा, अंदर के कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल इतना ही होगा। क्लियर हुआ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भी आर लेस देन और कैपिटल आर, सरफेस या इनर पॉइंट के लिए V हम लिखेंगे के क्यू बाय आर ही लिख सकते हैं, या तो इसको यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू आर। याद रखो, ये किसके लिए यूज करोगे, बाहर का कोई पॉइंट है तो ये किसके लिए आर, और ये चलेगा दोनों इक्वल टू आर। पता चला। तो इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पढ़े भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी पढ़े कि स्फेरिकल शेल जो चार्ज है तो उसके आउटर पॉइंट के लिए इसको पॉइंट चार्ज मान लेना है, और सारा चार्ज उसके सेंटर पे रख के क्यू बाय स्मॉल आर फॉर्मूला यूज करो। सरफेस पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, के क्यू बाय कैपिटल आर, लेकिन अंदर का कोई पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल कितना, तो जितना उसकी सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल वहां पे आएगा। क्लियर हुआ बच्चों, पक्का। तो चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। फॉर स्फेरिकल शेल, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसका, पोटेंशियल V। एक काम कर, इसको थोड़ा छोटा करे, आगे थोड़ा और कुछ भी लिखना है मुझको। तो ये स्मॉल आर, ये V पोटेंशियल है, यहां पे लिख देंगे ये पोटेंशियल, और यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो भाई सेंटर पे पोटेंशियल कितना, 0? नहीं भाई, सेंटर पे पोटेंशियल थोड़ी 0 होगा। हमने बोला कि अंदर का कोई भी पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल कितना, जितना उसकी सरफेस पे होगा। तो आप सेंटर पे खड़े हो तो भी पोटेंशियल इतना, जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते जाओगे पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहेगा।
कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक आप सरफेस पे ना आ जाओ तब तक। तो यहां पर आप खड़े हो सेंटर पे, तो पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई कैपिटल आर, या तो इसको बोल दो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू आर। सही है। फिर ये कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक आप कहां पे नहीं आ जा रहे हो? उसकी सरफेस पे। सरफेस मतलब रेडियस जितना डिस्टेंस। तो यहां पर v कौन है? कांस्टेंट। और फिर उसके बाद ये v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। आउटर पॉइंट के लिए तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और फिर डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में डिक्रीज होता जाएगा पोटेंशियल। यहां तक क्लियर हो गया सबको? पक्का? पक्का लिख लेना है इसको बाद में। चलो उसमें और थोड़ा कुछ कर लेते हैं। समझो मान लो कि मेरे पास दो स्फीयर पड़े हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल है। मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, एक ये शेल है, एक ये शेल है, बराबर है। इस पे मैं मान लेता हूं प्लस सिग्मा जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इस पे माइनस सिग्मा जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और भी मान लेते कि चलो इसका चार्ज हम मान ले तो स्मॉल क्यू मान लेते हैं, इसका चार्ज हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं। हम दोनों फॉर्म में लिखेंगे। इसकी रेडियस को मैं बोल देता हूं स्मॉल आर। एक काम करो ए बी बोल देते हैं। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, इसकी रेडियस को। और मान लो कि मुझको 4 पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, 4 डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। कहां कहां पर? एक उसके सेंटर पे, एक जो स्मॉल स्फीयर है उसकी सरफेस पे, एक बड़ा वाला स्फीयर है उसकी सरफेस पे, और एक कोई आउटर पॉइंट ले लो यहां पे। सही है। ये जो पॉइंट है सी, उसका यहां से डिस्टेंस ले सकते हो सी। ये डिस्टेंस कितना हो गया? ए। ये डिस्टेंस बी और ये डिस्टेंस को सी बोल दो आप। तो मुझको ये चार पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। हम क्या ध्यान में रखेंगे? जित पोटेंशियल इज द टोटल पोटेंशियल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। जितने चार्ज होंगे उतने पोटेंशियल जनरेट होंगे। तो यहां पर पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? एक ये स्फीयर भी करेगा, एक ये स्फीयर भी करेगा। दोनों स्फीयर यहां पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हमको ध्यान में क्या रखना है? इनर पॉइंट के लिए हम इनर और सरफेस पॉइंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आउटर पॉइंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है। सॉरी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आउटर पॉइंट के लिए। तो देखो यहां पर मुझको सबसे पहले फाइंड करना है ओ पॉइंट पे पोटेंशियल। ओ पॉइंट का पोटेंशियल। चलो भाई, ओ पे पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? ओ पे पोटेंशियल ये भी करेगा, प्लस सिग्मा वाला भी करेगा, माइनस वाला भी करेगा, मतलब स्मॉल क्यू वाला भी करेगा, ये भी करेगा। हम दोनों के फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूला। चलो पहले क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। भाई यहां पे इसके कारण पोटेंशियल कितना? तो जितना इसकी सरफेस पे होगा, तो इसको लिख सकते हैं के क्यू बाय ए। इस चार्ज के कारण ये पॉइंट कहां पर है? भाई ये दोनों स्फीयर के लिए ये पॉइंट सेंटर का है। तो यहां पर इसके कारण पोटेंशियल कितना? तो जितना इसकी सरफेस पे होगा, इसकी सरफेस पे क्या होगा? के क्यू बाय ए, प्लस इसके कारण भी यहां पे पोटेंशियल कितना? के क्यू बाय उसकी सरफेस पे जितना होगा, इसके कारण यहां पे इसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल होगा, और यहां के कारण जितना यहां पे होगा पोटेंशियल उतना यहां पे होगा। एक तो ये लिखा। दूसरा चलो यहां पे पोटेंशियल देखते हैं सिग्मा के फॉर्म में। भाई ये जो पॉइंट है, ये इसके लिए अंदर का पॉइंट है, और अंदर के पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल आर। मतलब जिसकी रेडियस है वो आएगा, जिस पे चार्ज है वो। क्लियर हुआ? तो इस पे ए है, तो पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू आर। तो इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल जितना इसकी सरफेस पे होगा, प्लस इसके कारण भी यहां पर इनर पॉइंट है, तो वहां पे क्या होगा? माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू उसकी रेडियस क्या है? बी। तो यहां से कॉमन निकल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मैं यहां पे लिख देता हूं ए माइनस बी। सही लिखा मैंने? याद रखो। आगे जाते हैं। कौन से पॉइंट के लिए सोचेंगे? अभी कौन से पॉइंट के लिए सोचेंगे? ए पॉइंट पे। भाई यहां पे पोटेंशियल कितना? चलो वो देख लेते हैं। भाई ये पॉइंट इसके खुद के कारण
यहाँ पे पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, इसके कारण वो तो उसकी खुद की सरफेस पे है तो इसका भी सेंटर जितना ही होगा के क्यू बाय ए, और इसके कारण भी क्या होगा के कैपिटल क्यू अपॉन बी, क्योंकि इसके लिए ये इनर पॉइंट है। और फॉर्मूला यहां पर लिखना है तो भी क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखना है तो भी यही आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू बी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ए माइनस बी हो जाएगा। अभी बात आ रही है बी पॉइंट पे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, बी पॉइंट पे। चलो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, भाई बी पॉइंट पे ये क्यू वाला भी करेगा और कैपिटल क्यू वाला भी करेगा। स्मॉल क्यू वाला जो स्फीयर है उसके लिए ये कहां का पॉइंट है, बाहर का पॉइंट, तो फिर इसको सारा हम उसके सेंटर पे एज्यूम करेंगे और डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेंगे बी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा के क्यू, लेकिन यह भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा यहां से ये डिस्टेंस बी, प्लस इसके लिए तो ये खुद की सरफेस का पॉइंट है तो यहां पे लिख सकते हैं के क्यू बाय स्मॉल बी। बात खल्लास। अभी सिग्मा के फॉर्म में आना है, किसके फॉर्म में आना है, सिग्मा के फॉर्म में। चलो इसके कारण यहां पे भाई इस स्फीयर के लिए तो आउटर पॉइंट है और आउटर पॉइंट के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जिस चार्ज के कारण है उसकी रेडियस ऊपर और डिस्टेंस आप सेंटर से स्मॉल आर लोगे। तो इसके कारण यहां पर तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसकी रेडियस कितनी ए स्क्वायर, और वहां से ये डिस्टेंस कितना बी। क्लियर हो गया। और यहां पर इसके खुद के कारण कितना, भाई खुद के लिए तो ये सरफेस का पॉइंट है और सरफेस के लिए तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू बी ही लिखेंगे। बात खत्म हो गई। तो इसको एलसीएम इसका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बाहर ले लेंगे तो यहां पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। सही है। चलो और लास्ट में सी पॉइंट पे फाइंड करना है। भाई सी पॉइंट जो है वो तो सबके लिए कहां का पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है। सबके लिए कहां का पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है। तो यहां पर सी पॉइंट का पोटेंशियल जो फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, भाई इसके लिए फॉर्मूला के क्यू बाय, अरे के स्मॉल क्यू बाय सी प्लस के कैपिटल क्यू बाय सी इज इक्वल टू, बोलो तो इसका यहां पे लिखा है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बाय सी आउटर पॉइंट के लिए, भाई इसके लिए ये आउटर पॉइंट है तो फॉर्मूला वो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल वाला आएगा, प्लस माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यहां पे बी स्क्वायर बाय सी आएगा, यहां पर कॉमन ले लोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी आएगा। याद रखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पक्का तो आपको आने चाहिए, बरोबर। तो हमने दो पोटेंशियल यहां पे कवर अप किए, कौन से, इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल और दूसरा स्फेरिकल शेल के फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही हो गया। आगे ओके, अभी न्यूमेरिकल्स गिनने हैं, इतना सेव कर देते हम लोग, इतना सेव कर देते हैं। चलो क्या बोला है ध्यान से देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 into 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 7 सेंटीमीटर अवे। भाई हमको एक चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू, क्या बोल दे इसको, 4 into 10⁻⁻7 कूलम, और उससे कितने डिस्टेंस पे, 9 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करे तो इंटू 10⁻⁻2 मीटर। पॉइंट का नाम है P, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हमको फाइंड करना है। पोटेंशियल एट P क्या लिखे, भाई VP फॉर्मूला हमको पता है के क्यू बाय आर। सो VP इज इक्वल टू, के कौन है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कौन है 4 इंटू 10⁻⁻7, डिस्टेंस क्या है 9 इंटू 10⁻⁻2, 9 9 चले गए, ये 11 - 7 हो जाएगा, तो पोटेंशियल आपको मिलेगा 4 इंटू 10⁴ वोल्ट। इतना आपको पोटेंशियल मिलेगा, P पॉइंट का पोटेंशियल इतना आया, बराबर है। अभी आगे क्या पूछा है, B hence obtain the work done in bringing charge of 2 into 10⁻⁹ coulomb
फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट पी। पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब क्या, कि 1 कूलम +1 कूलम चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल जितना। तो कोई क्यू चार्ज लाना है तो हम यहां पे लिखेंगे टू ब्रिंग चार्ज क्यू। अभी क्यू ला रहा है कितना, 2 × 10⁻⁹ पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं लिखा है ना, ओके। फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, वर्क डन। चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और P पॉइंट पे ला रहे हो, सो W इज इक्वल टू क्यू कितना बच्चों, भाई क्यू कितना 2 × 10⁻⁹, और ये है 4 × 10⁻⁴। तो यहां पर लिखेंगे 8 × 10⁻⁵, इतना वर्क आएगा, इतना जूल। क्लियर हो गया बच्चों, पक्का इतना वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा क्या पूछा है, डज दिस आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट अप। तो हम लिखेंगे नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। हमको पता ही है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर किया। सो वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। क्लियर हुआ बच्चों, पक्का क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन था, आना चाहिए। सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर। भाई बात होने जा रही है हेक्सागन की, तो हेक्सागन जो है उसके हर एक वर्टेक्स पे Q जितना चार्ज है, ये उसका डिस्टेंस लेंथ ले लेते हैं जो आपको दी है। तो यहाँ पे हर एक पे चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम। इसको लिख देता हूँ 5 × 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे लेंथ क्या है उसकी 10 सेंटीमीटर है, इसको बोल देंगे 10⁻⁻1 मीटर। मुझको सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है। भाई सभी चार्जेस पॉजिटिव है। आप सोचो यहाँ पे राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल पर यहाँ पे गिरने वाला है, क्योंकि हेक्सागन है, उसको सेंटर पे सभी वर्टेक्स से जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये लेंथ L है, तो ये लेंथ भी L होगी, ये लेंथ भी L होगी, मतलब हर एक वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, R। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई R जो डिस्टेंस है वो L इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर होगा। सो टोटल पोटेंशियल ऑन द सेंटर, बट टोटल पोटेंशियल सेंटर पे, चलो V इज इक्वल टू एक का क्या होगा, KQ/R। एक चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। और ऐसे कितने चार्जेस है, 6 चार्जेस है। हाँ तो यहां पे लिखेंगे 6, K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q कौन है 5 × 10⁻6, R कौन है ये 30, ये हो गया 270, ये ऊपर जाएगा तो 10, तो 10⁴, यहां पे करोगे तो 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। इसको ये भी लिख सकते हो, या उसको लिखना है तो 2.7 मेगावोल्ट भी लिख सकते हो, चलेगा। ये लिखोगे दोनों में कुछ भी चलेगा, एकदम इजी है। एक चार्ज का हो गया KQ/R, ऐसे 6 चार्ज है तो टोटल हो गया 6 KQ/R। क्लियर। चलो एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP 3 to 4 मार्क्स, याद रखो ये 3 to 4 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी है और उसके आगे एक ये भी आने वाला है, दोनों सेम क्वेश्चन है, एक आ जाएगा तो दूसरा इजी आ जाएगा। लेकिन कैसे गिनना है ध्यान रखो, मैं आपको शो करता हूं, उसी पैटर्न में गिनो तो बेटर रहेगा। एक्सरसाइज का फर्स्ट है, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम
and -3 into 10 to power -8 coulomb are located 16 centimeter apart. What point on the line joining the two charges is the potential 0? Take the potential infinity to be 0. चलो यहां पे ध्यान रखो. मैं क्या समझाने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मजा आएगा. बेस क्लियर कर लेते हैं. देखो रटते तो सब है, लेकिन हमको बेस क्लियर होना चाहिए. मैं सबसे पहले बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की. मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है. तो यहां पर दो चीजों को हम सोचेंगे. एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन होगी, और एक पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. मैंने दो चार्ज रखे, एक ये वाला Q1, एक Q2, दोनों पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों? जब सिस्टम में दो ही चार्ज है, सिस्टम में दो ही चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो यहां पर सोचे तो ये पॉजिटिव है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे होगा. ये पॉजिटिव है तो इसका ऐसे होगा. भले उनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, लेकिन डायरेक्शन यहां पर कभी जीरो नहीं, कभी ऑपोजिट नहीं होगी. मतलब यहां और यहां ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए. सही है, पहली बात. दूसरी बात, कहां पर मिलेगा? यहां पर मिल सकता है. भाई यहां पर देखेंगे, देखो ये दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है वो ये रही. तो यहां पर मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि पॉजिटिव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अवे होगा, ये भी पॉजिटिव है उसका भी अवे होगा. भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, मतलब यहां नहीं मिलेगा. हाँ, यहां पर मिल सकता है. क्यों? क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा. तो हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं पे आपको जीरो मिल सकता है. यहां पर जीरो मिल सकता है, लेकिन पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दो चार्ज का पोटेंशियल आपको सेम करना है. पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल जीरो करना है, तो एक कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए. क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है और आपको एल्जेब्रिक सम करना है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए. लेकिन यहां पर तो दोनों पॉजिटिव है, तो आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे पोटेंशियल जीरो हो. पहली बात. सेम, दोनों प्लस हो, दोनों माइनस हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए ऐसा एक ही पॉइंट मिलेगा बीच में. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इसका डिस्कशन किया था. तो जो छोटे वाला होगा, मैग्नीट्यूड में जो छोटा होगा, वहीं पे आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, उसकी आउटर साइड. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा. दोनों को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है, उसी लाइन पे आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होने चाहिए. जो मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा. लेकिन जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो जो छोटा वाला है मैग्नीट्यूड में, उसके आउटर साइड पे आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए. पता चला? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ऐसा एक ही पॉइंट मिलेगा दो चार्ज के सिस्टम में. लेकिन पोटेंशियल जीरो हो ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? पोटेंशियल जीरो हो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे. मान लो कि ये +3 कूलम है और ये -5 कूलम है. तो यहां पर मैं मान लेता हूं, चलो ये डिस्टेंस 3 मीटर और ये डिस्टेंस 5 मीटर, तो इसका पोटेंशियल यहां पे होगा KQ/R प्लस इसका पोटेंशियल यहां पे होगा KQ/R. तो पोटेंशियल जीरो हो गया. हाँ, फिर यहां पे भी ऐसा पॉइंट मिल सकता है. ये डिस्टेंस सपोज है 6 और ये डिस्टेंस मान लो 10, तो यहां पे 6 ले लूं, यहां पे 10 ले लूं, तो फिर से वही आएगा. तो आपको पोटेंशियल जीरो हो ऐसे तो इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे. पता चला? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और पोटेंशियल जीरो करना है, तो आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है. लेकिन आपको कैसा पॉइंट फाइंड करना है? आपको पॉइंट फाइंड करना है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग. जो लाइन ज्वाइंट कर रही है वहां पे कितने मिलेंगे? तो भाई वहां पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे.
जो छोटा वाला है मैग्नीट्यूड में, उसके एक इस साइड एक इस साइड। तो मैं आपको फिगर से शो करता हूं कि हमारे पास दो चार्ज है। एक Q1 आपके पास क्या लिखा है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम। दूसरा आपके पास लिखा है Q2 इज इक्वल टू क्या लिखो, -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो, मुझको पोटेंशियल जीरो चाहिए, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, भाई दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही, बरोबर है। हम यहां से डिस्टेंस गिनेंगे, इसको हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0 पोजीशन। टेक्स्ट बुक में आंसर इसके दिए, तो हम इसका फाइंड करेंगे, यहां से डिस्टेंस लेंगे और ये आप पॉजिटिव x डायरेक्शन ले लो। चलो फिगर ड्रॉ कर दो, बात खत्म हो गई। तो मैग्नीट्यूड में छोटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल तो जीरो होगा। कितने पॉइंट्स पे होगा, इनफाइनाइट। लेकिन हमको कितने पॉइंट फाइंड करना है, सिर्फ दो, उसकी एक्सिस पे। तो एक्सिस पे एक पॉइंट इसके इस साइड मिलेगा, जिसको मैं बोल देता हूं P पॉइंट, और दूसरा पॉइंट यहां पे मिलेगा, जिसका नाम मैं बोल देता हूं Q पॉइंट। जो मैग्नीट्यूड में छोटा है, ये माइनस प्लस नहीं देखना है, ये 5 है ये 3 है, माइनस मत देखो। तो जो 3 है उसके आजू बाजू आपको एक एक पॉइंट मिलेगा। तो मैं बोल देता हूं, सपोज इसका जो डिस्टेंस है वहां से वो x1 डिस्टेंस है, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूं x2 डिस्टेंस। क्लियर हो गया, पक्का बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक। तो जो छोटा वाला है उसके आजू बाजू एग्जाम में क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं, we get 2 points P and Q at distance x1 and x2 from Q1। भाई हमने इससे डिस्टेंस लिया है, Q1 इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻8 कूलम, where potential is 0, where potential is 0। क्लियर हो गया। तो हमने यहां पे मेंशन कर दिया कि भाई हमको दो पॉइंट मिले, एक P पॉइंट एक Q पॉइंट। चलो पहले P पॉइंट की बात करते हैं। भाई P पॉइंट का यहां से डिस्टेंस क्या है, x1। तो P पॉइंट का ये डिस्टेंस क्या होगा, 16 - x1। P पॉइंट का Q1 से डिस्टेंस है x1, तो Q2 से डिस्टेंस होगा, टोटल में से x1 माइनस कर दो तो 16 - x1। Q पॉइंट की बात करें, भाई Q पॉइंट का Q1 से डिस्टेंस क्या है, इसका इससे डिस्टेंस क्या है, x2। ये टोटल डिस्टेंस x2। तो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस क्या होगा, भाई ये डिस्टेंस आपका होगा x2 - 16, टोटल x2 और ये 16, तो ये डिस्टेंस होगा x2 - 16। क्लियर हो गया, बात खत्म। फिगर ड्रॉ कर देनी है। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा 1 फॉर पॉइंट P। पॉइंट P के लिए लिखेंगे। चलो सबसे पहले भाई P पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, P पॉइंट पे 1 के कारण, P पॉइंट पे 2 के कारण पोटेंशियल, दोनों का सम इज इक्वल टू 0। P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो रहा है, 0। लेकिन P पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, एक 1 भी करेगा एक 2 भी करेगा। चलो ये कितना करेगा, तो फॉर्मूला लिखता हूं, K Q अपॉन R। इसका पोटेंशियल यहां पे KQ/R, तो KQ और डिस्टेंस है x1, प्लस इसका यहां से पोटेंशियल क्या, K -3 × 10⁻⁻8 अपॉन क्या लिखूं मैं, 16 - x1 इज इक्वल टू 0। सही लिखा मैंने। चलो यहां पे और 10⁻⁻8 10⁻⁻8 के निकल गया सामने 0 के नीचे। यहां पे बचेगा क्या, भाई यहां पे बचेगा 5/x1, और ये माइनस उस साइड चला जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं 3/16 - x1। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दे यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा सामने, therefore 80 - 5x1 इज इक्वल टू 80 - 5x1 इज इक्वल टू 3x1। तो यहां पे हो जाएगा 8x1 इज इक्वल टू 80। तो आपको x1 मिला कितना, 10 सेंटीमीटर। देखो तो आपको फर्स्ट पॉइंट ऐसा मिला यहां से 10 सेंटीमीटर पे, जहां पे पोटेंशियल 0 हो रहा है।
चलो दूसरी बात करते हैं, कौन से पॉइंट के लिए? बी, फॉर पॉइंट क्यू। भाई क्यू पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना हो रहा है? 0। क्यू पे कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? भाई क्यू पे 1 का पोटेंशियल होगा, क्यू पे 2 का पोटेंशियल होगा, दोनों का पोटेंशियल का सम क्या हो जाएगा? 0। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का ये इसका पोटेंशियल, दोनों का सम 0। चलो यहां से यहाँ का पोटेंशियल के, क्यू बोले तो 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना? यहाँ पे x2 है, प्लस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल के -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x2 - 16, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस है x2 - 16 और दोनों का सम इज इक्वल टू 0। के गया, 10⁻⁻8 -8 गए, तो यहां पे बचा 5 अपॉन x2, ये माइनस ऑपोजिट चला जाएगा तो 3 अपॉन x2 - 16, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 5x2 - 80 इज इक्वल टू 3x2। इसको ऑपोजिट ले आएंगे तो 2x2 इज इक्वल टू 80, तो यहां पे x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मिल गया। तो हमको दो पॉइंट ऐसे मिले, एक पॉइंट यहां से 10 सेंटीमीटर पे और दूसरा यहां से 40 सेंटीमीटर पे। तो यहां पे लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड x2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन सा चार्ज? Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, वी गेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पोटेंशियल हमको 0 मिलेगा। कितने मार्क्स में? 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन समझो और सोचो, इसको आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पक्का? चलो सेम क्वेश्चन आ रहा है कहां पर? भाई सेम क्वेश्चन ले रहा है, एग्जाम्पल 2, सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है और कुछ नहीं। तो देखो मैं फिर से फटाफट इसको गिन लेता हूं, आप दिमाग में सोचते रहना। ये है आपका चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। यहां पे दूसरा चार्ज है Q2 इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये कौन है? दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन है, बरोबर है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? यहां पे लिखे तो 15 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पे कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट मिलेंगे। जो छोटा वाला है उसके इस साइड P पॉइंट और उस साइड Q पॉइंट। इसको हम क्या बोल दे? इसको हम बोल देते हैं प्लस x डायरेक्शन। इसको बोल देता हूं मैं x इज इक्वल टू 0। चलो यहां से इसको मैं मान लेता हूं कितना डिस्टेंस? x1, और यहां से Q पॉइंट का डिस्टेंस मान लेता हूं x2। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 15 माइनस x1 और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा x2 माइनस 15। बात खत्म। तो फिर से वी गेट 2 पॉइंट्स P and Q on the axis at distance x1 and x2 from चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, वेर पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल इज 0। क्लियर? तो चलो सबसे पहले एट पॉइंट P, चलो P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं। P पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 0। P पे कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? P पे एक 1 करेगा, P पे एक 2 करेगा, दोनों का सम 0। इसने यहां पे कितना किया? K Q अपॉन R स्क्वायर, R K Q अपॉन R प्लस इसने यहां पे कितना किया? तो K इसका मैग्नीट्यूड -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन ये क्या हो गया? 15 माइनस x इज इक्वल टू 0। K गया, K गया, 10 to -8 पावर गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3 अपॉन x1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस x1। इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस 3x1 इज इक्वल टू 2x1, तो ये हो गया 5x1 इज इक्वल टू 45, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये आपको एक पोटेंशियल, एक पॉइंट मिला।
चलो दूसरा पॉइंट कौन सा कंसीडर करेंगे, 2 फॉर पॉइंट Q। चलो Q पे पोटेंशियल कितना, 0, तो Q पे 1 का पोटेंशियल प्लस Q पे 2 का पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखे, चलो यहां पे Q पे 1 का पोटेंशियल, यहां से यहां पे, तो K अपॉन x2 प्लस K -2 इंटू 10⁻⁻8। Q का यहां से डिस्टेंस क्या होगा, x2 - 15 इज इक्वल टू 0। पावर और सब कुछ निकल गया, तो यहां पे क्या रह जाएगा, 3/x2 माइनस उस साइड चला जाएगा तो प्लस x2 - 15। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x2 माइनस 45, यहाँ पे 2x2 आ गया, इसको अपोजिट ले आएंगे तो x2 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, एक यहाँ से 9 सेंटीमीटर पे, दूसरा यहाँ पे 45 सेंटीमीटर पे। बात खल्लास, क्लियर हो जानी चाहिए, पक्का। चलो आगे, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज अगेन। तो 2 अच्छे टॉपिक पढ़े, अच्छे न्यूमेरिकल्स गिने, लेकिन ये सब आपको आज ही दूसरी बार रिवीजन करना है, लिख के तैयार करो, प्रिपेयर हो जाएगा बरोबर एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल अब तक जो पढ़ा उसके एमसीक्यूज लेके आएंगे, बरोबर है। लेकिन उससे पहले आपको दोनों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को फिर से एक बार देखना है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, जो भी फॉर्मूला लिखे, सबको प्रिपेयर करो, रीड करो, ठीक से दिमाग में सोचो, फिर हम एमसीक्यू गिनेंगे तो बेटर रहेगा, बरोबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहना।